एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रकरण। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो समझते हैं उत्सर्जन तंत्र आखिर होता क्या है। यदि कोई भी जीव है तो डेफिनेट सी बात है उसके अंदर, शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न जो हुए हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अब कई बच्चे जो है ना वो पूछते हैं कि मैडम हम लोग तो उत्सर्जन जो है ना वो अपने पाचन के दौरान कर चुके हैं। भैया जब हम पाचन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अपचित पदार्थ होता है जो अपचित पदार्थ होता है उसको हम गुदा द्वार से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है उसको, तो उसको भी हम मुख द्वारा श्वसन के दौरान बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये उत्सर्जन का पदार्थ कहाँ से आया? क्या होता है कि हमने जो पोषण के दौरान जो अपचित पदार्थ निकाला और श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, वे तो सिर्फ श्वसन और पोषण के ही अपचित पदार्थ थे या अनुपयोगी पदार्थ थे। उसके अलावा भी हमारे जीव के शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि किसी नई कोशिका का बनना। क्या होता है? ऐसा होता है ना कि जब भी शरीर को आवश्यकता होती है तो शरीर में कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो किसी नई कोशिका का बनना। इसी प्रकार यदि कोई जीव के शरीर की कोशिका बन गई है और वो ख़राब हो गई है किसी भी जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण या और किसी भी वजह से, तो उसे शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो इस सब काम को करने के लिए, यानी कोशिका को बनाने के लिए भी और कोशिका को समाप्त करने के लिए भी बहुत सारे शरीर को रासायनिक अभिक्रियाएं करनी पड़ती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं जिन्हें हमें उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकालना पड़ता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ अक्सर क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, यानी ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। जैसे मानव के शरीर में क्या बाहर निकलता है? यूरिया, है ना। इसी प्रकार से अन्य कुछ जीवों में क्या निकलता है? यूरिक एसिड, अमोनिया। ये सभी पदार्थ जो नाइट्रोजन से संबंधित पदार्थ हैं, और अन्य भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं? शरीर के लिए विषाक्त होते हैं या फिर जो है अपशिष्ट होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो अब देखते हैं कि ये उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं उपापचयी क्रिया उत्पाद। अब ये उपापचय क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी ना कि भाई नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का ख़त्म होना, ये सभी क्या है? ये किसी रासायनिक अभिक्रिया से होती हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपापचयन क्रियाएं। अब इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान कुछ उत्पाद बनते हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब कुछ उत्पाद तो जो है ना वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो तो शरीर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी बनते हैं जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती और जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यानी पहला अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया? उपापचयी क्रिया उत्पाद। दूसरा, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम उसी अमाउंट में या उतनी ही दवाइयाँ लेते हैं जितनी हमें आवश्यक होती हैं। जितनी शरीर को आवश्यक होती हैं उतनी दवाइयाँ जो है या रसायन, वे भी एक रसायन ही एक प्रकार के, हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। उसके साथ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उस दौरान भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं। उस अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो दूसरा अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया? दवाइयाँ। तीसरा, अतिरिक्त खाद्य। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ना शुगर हो गई है ना, ऐसा। तो क्या होता है कि जब किसी के शरीर में या तो कोई भोजन पचित नहीं होता ढंग से या फिर कोई आवश्यकता से अधिक खा लेता है, तो उस अतिरिक्त खाद्य को भी शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। और उस अतिरिक्त खाद्य को शरीर से बाहर कौन निकालता है? उत्सर्जन तंत्र निकालता है, यानी उत्सर्जन के माध्यम से हम निकालते हैं। और आखिर में है जल। कई बार आप महसूस करते हैं ना कि जो सर्दियों के दिन हैं उनमें हमें अधिक मात्रा में मूत्र जाने की क्रिया होती है। तो क्या होता है कि हमारे, क्योंकि शरीर में सर्दियों के दिनों में जल की आवश्यकता कम होती है, लेकिन हम जल उतना ही ग्रहण कर लेते हैं, तो जो अतिरिक्त जल है उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यानी उत्सर्जन यानी सर्जन यानी बनना, और उत यानी जो रह गया। जो हमारे शरीर में ऐसे पदार्थों की रचना हो गई जिन्हें शरीर को आवश्यकता नहीं है और जो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, उन शरीर के
पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और ये उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? उपापचयी क्रिया के उत्पाद, दवाइयाँ, अतिरिक्त खाद्य और जल। आइए अब देखते हैं आगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब हमने ये देख लिया उत्सर्जन होता क्या है। अगर हमारे सिलेबस में अब दो चीज़ें हैं, एक मानव का उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः और दूसरा क्या है? पादपों में उत्सर्जन। तो पहले हम देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र क्या होगा? मानव के वे सभी अंग जो एक साथ मिलकर मानव को उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र का भाग। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र जो है बहुत ही सिंपल है। मुख्यतः हमारे उत्सर्जन तंत्र में 4 भाग आते हैं। सबसे पहले आता है वृक्क, ये जो दोनों है ना, जो हमारे राजमा जैसे दिख रहे हैं, सेम की फली जैसे, ये क्या है? हमारे दोनों वृक्क। और ये वृक्क आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये वृक्क जो है ना, दोनों एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये गलती से नहीं है, हमारे शरीर में इसी प्रकार होते हैं हमारे वृक्क, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में कहते हैं किडनी, और आम भाषा में जिसे हम गुर्दा कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं? हमारे वृक्क। ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें जो विषाक्त पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बनते हैं। ठीक है। अब एक बात और है कि ये हमारे जो वृक्क है या पूरा हमारा उत्सर्जन तंत्र की ही हम बात करें तो वो स्थित कहाँ है? अगर हम मानव के शरीर की बात करें तो मानव के शरीर को जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर ये है हमारा डायाफ्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डायाफ्राम के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं वक्षगुहिका, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं उदर। तो वक्षगुहिका में तो स्थित होता है हमारा श्वसन तंत्र, और जो नीचे वाला भाग होता है यानी उदर में स्थित होता है हमारा पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। आगे की तरफ हमारे शरीर के यानी जो हमारा पेट का बल है, सामने जो मुंह का बल है, उस तरफ तो स्थित होता है हमारा पाचन तंत्र, और जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो हमारे पीछे की तरफ स्थित होता है, यानी हमारे पृष्ठीय भाग में स्थित होता है, हमारी कमर की तरफ। यानी उत्सर्जन तंत्र कहाँ स्थित होता है? उत्सर्जन तंत्र पाचन तंत्र के पीछे उदर में स्थित होता है, शरीर के पृष्ठीय भाग में, यानी शरीर के पीछे वाले भाग में। ठीक है। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है, हमने इसकी स्थिति का ज्ञान कर लिया है। अब हम बात कर रहे थे वृक्क के बारे में। तो वृक्क क्या होते हैं? वृक्क यानी हमारे जो है सेम की फलियाँ, हम कहते हैं राजमा जैसे दिख रहे हैं ना, ये होते हैं देखने में ऐसे। और अगर हम इनके आकार की बात करें तो हमारी लगभग 4 या 5 इंच के, यानी हमारा जो मुट्ठी होती है लगभग उतनी सी ही इनकी जो है ना साइज़ होता है, इनका आकार होता है। और इसमें एग्जैक्टली ये जो है ना हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, मानव के शरीर के बीच में होती है ना रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती हैं ये दोनों किडनी या फिर हमारे वृक्क। ये बात हो गई हमारे वृक्क की। और वृक्क का मुख्यतः काम क्या होता है? मूत्र को उत्पन्न करना, यानी कि हमारा जो विषाक्त पदार्थ है उसे उत्पन्न करना या बनाने का काम कौन करता है? हमारे वृक्क। उसके बाद दूसरा भाग आता है हमारी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है? हमारी पेशी से बनी 2 नलिका के आकार की, ये देखो नलिका जैसी है ना, नाली जैसी, 2 नलिका जैसी दिखने वाली आकार की मांसपेशियां होती है, यानी हमारी मांसपेशी की बनी होती है। और इनका काम होता है मुख्यतः जो मूत्र का निर्माण वृक्क ने किया है उसे मूत्राशय तक ले जाना, यानी 2 नाली। जैसे हमारे जो घर में नाली का काम क्या होता है, जब हम नाली का काम क्या होता है भाई? पानी को लेकर जाना। उसी प्रकार से इस मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है? मूत्र को लेकर जाना, और ये मांसपेशी की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा भाग मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? मूत्राशय भी जो है ना हमारा मांसपेशी का ही बना होता है, लेकिन एक खोखला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? खोखला होता है। जैसे हमारी अगर हम बात करें कोई थैली होती है ना, पॉलीथीन होती है ना हमारी, तो वो क्या होती है? अंदर से खाली होती है। उसी प्रकार से हमारा जो मूत्राशय क्या होता है? बहुत बिल्कुल अंदर से खाली होता है, और ये बहुत लचीली झिल्ली का बना होता है। लचीली झिल्ली का क्यों बना होता है? क्योंकि जब मूत्र इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो ये फूल जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, और जब मूत्र नहीं होता तो इसका साइज़ वापस से कम हो जाता है। ठीक है। इसका और मूत्राशय जो है ना ये सीधा कनेक्ट होता है मानव के दिमाग से। मानव का जो दिमाग है उससे सीधा ये जुड़ा होता है कि जब भी मूत्र की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसे मूत्राशय और अधिक संचित करके नहीं रख सकता, तो दिमाग या ब्रेन जो है हमारा वो एक सिग्नल भेजता है कि भाई अब हमें जो है ना मूत्र के लिए चले जाना चाहिए। मूत्राशय की हमारी बात हुई। अगला जो भाग आता है वो होता है मूत्राद्वार। मूत्रद्वार मूत्राशय से बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई एक नलिका होती है जिसके द्वारा हम अपने मूत्र का निष्कासन करते हैं। तो हमने
अभी अभी पढ़ा कि हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रद्वार। इसके अलावा 2 भाग हमने और दिखा रखे हैं, एक हमने धमनी दिखा रखी है, एक हमने शिरा दिखा रखी है। अब ये दोनों क्या करती हैं? धमनी तो हमारे शरीर का जितना भी पदार्थ होता है ना, भाई हमारे धमनियाँ हम बात कर चुके हैं ना, हमारे वहन तंत्र का भाग है और ये क्या करते हैं? शरीर में हर पदार्थ को लाने ले जाने का काम करते हैं, धमनियाँ और शिराएँ दोनों ही। तो धमनियाँ क्या करती है कि शरीर का जितना भी पदार्थ है जिसे का हमने शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण ही हो गया ना भाई, अगर हम इसमें से विषाक्त पदार्थ निकाल रहे हैं तो शुद्धिकरण करना है, उसको लेकर आती हैं हमारी दोनों वृक्क तक। और जब पदार्थ शुद्ध हो जाता है, यानी जो हमारे शरीर की जितना भी रक्त है या रुधिर है वो शुद्ध हो जाता है, तो वो वापस ले जाती है हमारी शिरा। क्या होता है कि ये जो अब हमने ये समझ लिया है कि भाई धमनी जो है ना रक्त को लेकर आती है, और शिरा जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे लेकर वापस चली जाती है हृदय तक। अब देखते हैं कि हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र कार्य किस प्रकार से करता है। क्या होता है कि हमारी जो धमनी होती है वह हमारे हृदय से रक्त को लेकर आती है, और ये यहाँ हमारे वृक्क के पास आकर बहुत सारी धमनिकाओं में, देखो 2 भागों में बट रही है ना, 2 भागों में यहाँ पे धमनिकाओं में बदल जाती है। और इसी प्रकार से हमारी शिरा भी क्या होती है? शिरिकाओं में बदल जाती है। और ये इसके अंदर हमारी जो वृक्क है इसके अंदर जाके तो बहुत सारी और भी धमनिकाओं में और आखिर में बहुत सारी केशिकाओं में बदल जाती है। जो धमनी और शिराओं की कार्यात्मक संरचना है वो है क्या है? केशिका। तो बहुत सारी केशिकाओं में ये बदल जाती हैं, और केशिकाओं में बदलने के बाद क्या हो जाता है कि ये बहुत सारी केशिकाओं में यहाँ जाके बदल गई हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो मूत्रवाहिनी है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे बहुत सारी केशिकाओं में बदली हुई है। यहाँ पे इसका जितना भी हमारा रक्त था उसका शुद्धिकरण होता है, और डेफिनेट सी बात है शुद्धिकरण होता है तो उसके लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ जो है ना श्वसन भी करना पड़ेगा। श्वसन करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होगी। तो हमारे पास जो ये जो धमनी आई है इसमें ऑक्सीकृत रुधिर होता है। ऑक्सीकृत रुधिर क्या करता है कि रुधिर को शुद्धिकरण तो करवाता ही है, इसके साथ साथ रुधिर को जिस शुद्धिकरण के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे वृक्क को वो भी देता है। यानी यहाँ पे जाके हमारी वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, और इस धमनी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो भी ख़त्म हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो हमारा रुधिर क्या हो गया? विऑक्सीकृत हो गया। और विऑक्सीकृत हो गया इसका मतलब रुधिर को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? हमारे हृदय तक वापस लेके जाना पड़ेगा। हृदय तक वापस ले जाने की ये जो क्रिया है ये क्या करती है? हमारी शिरा। ठीक है, यानी पहले क्या हुआ? सबसे पहले धमनियाँ जो है ना वो शुद्ध, जो हमारा अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त को यहाँ पर वृक्क में लेके आई। अशुद्ध रक्त यहाँ पर क्या हो गया? शुद्ध में परिवर्तित हो गया। इस शुद्ध में परिवर्तित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, वो अपने साथ धमनी लेकर आई है। उसके बाद शुद्ध रक्त जो है वो चला जाता है हमारी वीना कावा में। ये रक्त शुद्ध तो होता है, यानी इससे अपशिष्ट पदार्थ तो निकल चुका है, लेकिन ये विऑक्सीकृत रुधिर है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसे वापस फेफड़ों तक जाना पड़ेगा, और फेफड़ों से जाने से पहले इसे वापस से हृदय तक जाना पड़ेगा। तो ये हृदय तक ले जाने का काम कौन करती है? वीना कावा। यानी यहाँ पे धमनी में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ था वो उसने हमारी वृक्क में छोड़ दिया। ये वृक्क में जो इसने छोड़ दिया ये पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हमारी मूत्रवाहिनी ने ग्रहण कर लिया, और मूत्रवाहिनी ने ग्रहण करके यह पदार्थ ले गई है मूत्राशय की तरफ। मूत्राशय अपने अंदर इस मूत्र का या इस अपशिष्ट पदार्थ का संचय करता रहा, और जब एक ऐसी स्टेज आ गई कि भाई और अधिक मूत्र जो है ना वो संचित नहीं हो सकता, तो इसने दिमाग को ये बात बताई, और दिमाग ने ये बात कही कि भाई अब किसी भी जीव को या मानव को जो है ना वो उत्सर्जन के लिए चला जाना चाहिए, और मानव मूत्र द्वारा उत्सर्जन कर लेता है। ये हो गया हमारा जो मूत्र का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, और ये जो मूत्र का निर्माण जो है उसे बाहर कैसे निकाला जाता है। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा जो मूत्र का निर्माण हुआ इसमें इसका जो रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है, वह किसकी वजह से होता है? वह एक रसायन होता है यूरोक्रोम, और इस यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, और जो हमारा मूत्र होता है उसमें एक अजीब सी गंध भी आती है, वो किसकी वजह से आती है? यूरोडोन की वजह से। वो भी एक रसायन है, और इस यूरोडोन का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में। यानी हमने पढ़ा कि भाई मूत्र हमारा कैसे बनता है अगर हम मोटे तौर पे देखें तो, और बनने के बाद हमारे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई एक हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। अब मानव के उत्सर्जन तंत्र में हमने अभी देखा कि
वृक्क हमारा जो है ना, वृक्क काम करता है मुख्यतः। इस वृक्क का, ये जो हमारा वृक्क है, इसकी भी जो कार्यात्मक इकाई है ना वो है नेफ्रॉन, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। जैसे हमारे किसी भी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, अणु परमाणु होते हैं ना हमारे, उसी प्रकार से हमारी जो वृक्क होते हैं इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है कि भाई हमारा वृक्काणु या नेफ्रॉन। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेफ्रॉन या फिर हम क्या कहते हैं इसको, वृक्काणु। नेफ्रॉन या वृक्काणु का क्या कार्य है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले देखते हैं हम नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की अगर हम संरचना देखें तो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, एक ये जो है ना गोल सा भाग है जो कप जैसा दिखती है, ऐसा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बोमन संपुट। क्या कहते हैं हम, बोमन संपुट। और दूसरा, बहुत सारी नलिकाएं आपको यहाँ पे दिख रही हैं, देखो ये बहुत सारी लंबी सी नलिका है ना, इसे क्या कहते हैं हम, वृक्काणु की नलिका। पहला भाग क्या हो गया, बोमन संपुट। दूसरा क्या हो गया, वृक्काणु नलिकाकार। और तीसरा क्या है हमारा, संग्राहक वाहिनी। अब बात करते हैं इन तीनों भागों का अलग अलग काम क्या है। जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, संपुट का मतलब होता है कप कोई। इस कप का काम तो है क्या है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और वो किसी चीज़ क्या हो सकती है, रुधिर। डेफिनेट सी बात है, हमने रुधिर को ही जो है ना शुद्धिकरण करना है, तो उसमें ये किसको इकट्ठा करता है, रुधिर को इकट्ठा करता है। दूसरा है हमारा ये नलिकाकार भाग या नलिकाएं। ये जो हमारी नलिकाएं होती हैं इनका काम क्या है, नलिका कई बार क्या होता है कि जैसे जो हम ये धमनियों को या रक्त को इकट्ठा करता है तो ये छानने का काम करता है। इकट्ठा कर लिया इसने और छान दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ पदार्थ ऐसे हो जाते हैं शरीर में जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि अतिरिक्त जल हो गया, कुछ लवण हो गए, कुछ पोषक तत्व हो गए जो इसमें से छलनी में से निकल जाते हैं। तो उन भागों को, उन चीज़ों को, उन रसायनों को जिनकी शरीर की आवश्यकता है उन्हें कौन अवशोषित करता है, वृक्काणु का नलिकाकार भाग। और तीसरा है संग्राहक वाहिनी। अब जब नलिका ने जो अवशोषित पदार्थ था, अवशोषित करने का पदार्थ था, उसे अवशोषित कर लिया तो क्या रह गया, सिर्फ मूत्र रह गया, है ना। तो उस मूत्र को संग्राहक वाहिनी यानी जो इकट्ठा करती है, जो लेकर के जाती है हमारे वक्राणु से बाहर, उसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक वाहिनी। यानी हमने क्या पढ़ा कि नेफ्रॉन की संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले है बोमन संपुट, तीसरा है नलिका, और दूसरा क्या है नलिका, और तीसरा क्या है संग्राहक वाहिनी। अब देखते हैं कि यह नेफ्रॉन जो है ये कार्य किस प्रकार से करता है। नेफ्रॉन में जो कार्य विधि है इसकी, उसको हम मुख्यतः 3 भागों में ही बांट सकते हैं, वो भी इसकी संरचना के आधार पे। पहला भाग है गुच्छीय निषयंदन। निषयंदन का वह अर्थ क्या होता है, गुच्छ का मतलब क्या होता है, पहले तो गुच्छ का मतलब होता है बहुत सारी ऐसे इकट्ठा होकर अगर कुछ पड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुच्छ, ठीक है। उसके बाद निषयंदन का काम मतलब क्या होता है, निषयंदन का मतलब होता है किसी चीज़ को छानना। जैसे हम छलनी में से चाय छानते हैं ना, तो वो क्या कार्य है, निषयंदन है वो विधि, ठीक है। तो ये गुच्छीय निषयंदन का कार्य होता है हमारे बोमन संपुट में। इसे हम किस प्रकार से होता है वो समझते हैं। क्या होता है कि हमारी जितनी भी हमने बात की थी ना कि धमनिकाओं में बदल कर लेकर आ जाती हैं हमारे वृक्क में सारे रक्त को। अब ये जितना भी रक्त आया है हमारे वृक्काणु में, वह आकर इस बोमन संपुट में एक गुच्छ बना लेता है, यानी एक गुच्छा बना लेता है, क्योंकि बहुत सारी केशिकाओं में बदल गई हैं। अब ये गुच्छा जो है ना इस संपुट में से छनने लगता है, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती है वो तो ऊपर रह जाती है। जैसे हमारे RBC हो गई, WBC हो गई, ये तो क्या रह जाती है, ऊपर रह जाती है, जिसकी वजह से कोशिकाओं का क्या बन जाता है, गुच्छ। और जो बाकी जितने भी रसायन होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी कि जैसे हमारा जल हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे कुछ पोषक तत्व हो गया, हमारे लवण हो गए, वो क्या निकल जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं। यानी बोमन संपुट का कार्य क्या हो गया, या प्रथम चरण क्या हो गया, गुच्छीय निषयंदन। गुच्छीय निषयंदन में कोशिकाओं का एक बहुत सारा गुच्छ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो धमनियाँ या धमनिकाएं जितना भी रक्त लेकर आई हैं उनमें से सिर्फ कोशिकाएं इसमें नहीं छलती। छलनी का आकार हमारा ऐसा है, बाकी सभी भाग जो है ना हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं, जल है, लवण है, या और जितने भी रसायन हैं वो इसमें से छलकर क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। नीचे चले गए मतलब कहाँ चले गए, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में चले गए। तो नलिकाकार भाग में अब क्या होगा, नलिकाकार भाग में होता है पुनः अवशोषण। अब हमने बात की थी कि हमारे बहुत सारे रसायन, जैसे जल, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। रोज़ हमारे प्रतिदिन जो है ना करीबन 180 लीटर रुधिर का निषयंदन होता है। उसमें से सिर्फ कोशिका बची है, बाकी जितने भी रसायन थे, जल हमारा
पोषक तत्व या हमारे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कहते हैं और लवण वो छन के निकल गए, तो वो छना हुए भाग में से जिस चीज़ की शरीर को आवश्यकता होती है, मानव के शरीर को जिस भाग की आवश्यकता होती है वो पुनः अवशोषित हो जाता है। किसके द्वारा? वृक्काणु के नलिकाकार भाग द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब ये अपने अंदर से कुछ पदार्थों को जाने देती है। और कौन से पदार्थों को जाने देती है? जिनको शरीर की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें क्या हो गई? अवशोषित हो गई। अवशोषित होने के बाद अब जिन पदार्थों को शरीर की आवश्यकता थी वो तो क्या हो गई? अवशोषित हो गए। और जिन पदार्थों की जो पदार्थ विषाक्त थे, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग थे, जिनकी शरीर की आवश्यकता नहीं थी, वो पदार्थ क्या होते जाएंगे? वो पदार्थ आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते किस में पड़े चले जाएंगे? संग्राहक वाहिनी में चले जाएंगे। संग्राहक वाहिनी उसे मूत्र के रूप में इकट्ठा कर लेगी और फिर वो दे देगी हमारी जो मूत्र वाहिनी थी, वो भी बहुत सारे हमने भागों में बात की थी ना, बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाओं में बट गई थी। वो ये सारा भाग संग्राहक वाहिनी जाके मिल जाएगी हमारी मूत्र वाहिनी की नलिकाओं से। और तीसरा स्टेप हो जाएगा फिर हमारा स्त्रावण, यानी संग्राहक वाहिनी यह पूरा भाग मूत्रवाहिनी की अंगों को दे देगी, उसकी नलिकाओं को दे देगी, जिससे हमारे शरीर से स्त्रावण हो जाएगा। स्त्रावण मतलब जो मूत्र है उसका निष्कासन हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। स्त्रावण मतलब किसी भी चीज़ का निकलना। यानी हमने अभी अभी क्या सीखा? बौमन संपुट में गुच्छीय निस्यंदन होता है, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में पुनः अवशोषण होता है और संग्राहक वाहिनी में स्त्रावण के लिए जो पदार्थ होता है उसे ले जाया जाता है और आखिर में मूत्रवाहिनी के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर कैसे निकाला जाता है? मूत्रवाहिनी तो सिर्फ उसको लेकर जाती है, हमने अभी भी बात की थी ना, मूत्रवाहिनी उसे लेकर जाती है मूत्राशय तक और मूत्राशय से वो आखिर के मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये तो बात हो गई हमारे नेफ्रॉन की संरचना की और कार्यविधि की। अब एक चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, नेफ्रॉन है क्या? जो हमने बात की थी ना, किडनी। इस किडनी के छोटे से भाग को अगर हम जूम कर देंगे, अगर हम बड़ा कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में शब्द यूज़ होता है ये नेफ्रॉन, और शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे? वृक्काणु। वृक्क जमा अणु, यानी वृक्क का जो सबसे छोटा भाग है वह। ठीक है, अब बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बाद अगला आता है पादपों में उत्सर्जन। जिस प्रकार से मानव में उत्सर्जन होता है उसी प्रकार से हमारे पादपों में भी उत्सर्जन होता है। पादपों में अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं? एक तो होता है जल, ठीक है, और उस अतिरिक्त जल को हमने बात की है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा रंध्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होती है मृत कोशिकाएं। हमने पतझड़ के मौसम में देखा है ना कि बहुत सारे पौधे जो है ना या पेड़ जो है ना अपने पत्ते नीचे गिराते रहते हैं। वो अपने पत्तों को नीचे क्यों गिराते हैं? क्योंकि पत्तों में जो है ना वो मृत कोशिकाएं होती हैं और मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालना होता है। यानी मृत कोशिकाओं को किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? पतझड़ में जो मौसम में पत्ते गिरते हैं या कई हमारे जो पेड़ होते हैं मृत कोशिकाओं में उनकी जो छाल होती है वो भी जो भी भाग पेड़ के गिरने लगते हैं वो क्या होती है? उसकी मृत कोशिकाएँ। ठीक है, इसी प्रकार से जो पौधे की जड़ होती है उससे भी कुछ भाग निकल जाते हैं। तीसरा जो चीज़ आती है वो होता है गोंद और रेजिन। आपने कुछ पौधों को देखा होगा कि उनके तनों से ना कुछ द्रव्य सा पदार्थ बाहर निकलता रहता है। वो कुछ मानव के उपयोग के योग्य भी होता है। तो वो क्या होता है? गोंद जैसा। गोंद यानी चिपकने जैसा पदार्थ होता है। गोंद या रेजिन जैसे जो पदार्थ जो मानव के उपयोग के या किसी अन्य जीव के उपयोग के होते हैं वो भी अपने तने के माध्यम से, अपने टहनियों के माध्यम से पौधे बाहर निकाल देते हैं। और चौथा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन होता है। हमने वो भी पढ़ा है कि पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है पौधा कि जितनी भी उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो दिन के समय रंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी पादपों में उत्सर्जन के लिए क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ हो गए? जल, मृत कोशिकाएँ, गोंद, रेजिन और ऑक्सीजन। और इन सभी पदार्थों को पादप भी अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।